तो क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन का नाम है आर। ठीक है, उस रिलेशन में कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, ए से लेके एच तक के एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें क्या करना है, हमें इस रिलेशन के बेस पे और इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे ये चेक करना है कि इस रिलेशन में कितनी कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप्स आपको बताए हुए। सबसे पहले हमें चेक करना होता है इसेशनल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं रिलेशन में। तो इसेशनल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखते हैं और ये रिलेशन देखेंगे। इस रिलेशन के वो एट्रीब्यूट जो राइट साइड में नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, वो इसेशनल एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, इसमें चेक करेंगे। ए है हमारे पास राइट साइड में, बी यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सी है इसमें, डी यहाँ पर नहीं है राइट साइड में, तो डी आ गया। ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, बाकी सारे हैं हमारे पास, बी और डी नहीं है। तो जब भी आपको कैंडिडेट की निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडिडेट की का, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है कि कितनी कैंडिडेट की है इसमें, या ये पूछ लिया जाता है कौन सी कैंडिडेट की है। ऑप्शन दे दिए तो उन ऑप्शन में से कोई एक सही होगी या कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप में हमें यही चेक करना कि इसेशनल एट्रीब्यूट क्या है। अब स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, उसमें हम इसेशनल एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट निकालते हैं। अगर वो क्लोजर सेट इस रिलेशन के इक्वल आ गया, यानी जो जो एट्रीब्यूट इस रिलेशन में है वो सारे के सारे एट्रीब्यूट क्लोजर सेट में आ गए, तो उस रिलेशन में वन एंड ओनली वन एक ही कैंडिडेट की होगी, और वो कैंडिडेट ये इसेशनल एट्रीब्यूट ही होगा। इसेशनल एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि इसके बगैर कोई कैंडिडेट की नहीं बन सकती। हर कैंडिडेट की में ये बीडी होना जरूरी है। तो बीडी का क्लोजर सेट निकालते हैं। क्लोजर सेट कैसे निकलेगा, क्लोजर सेट निकलेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बीडी की हेल्प से हम क्या क्या चीज फाइंड कर देते हैं। अगर एक टेबल में हमें दो कॉलम है, एक बी और डी, उनकी वैल्यू पता है तो हम और क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी डी की हमें पता, तो ये तो हम बता ही सकते हैं क्या है बी और डी की वैल्यू। अब देखेंगे अगर हमें बी की वैल्यू पता है तो इस वाली डिपेंडेंसी का यूज करके देखेंगे कि बी की वैल्यू से हम सी, एफ और जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बी के बाद हमारे पास सी भी आ गया, डी भी आ गया, एफ भी आ गया और एच भी आ गया। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हमारे पास यूज हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सी है, तो सी की हेल्प से हम ए भी निकाल सकते हैं। हमें सारी डिपेंडेंसी यूज करके देखनी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी यूज हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन हमें चेक सबको करना है। ठीक है, तो सी की हेल्प से क्या निकल सकता है, ए निकल सकता है। तो ये हमारे पास बन गया ए बी सी डी एफ और एच। ठीक है, अब ए और बी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सी। ए और बी की हेल्प से सी निकाल सकते हैं, सी ऑलरेडी है हमारे पास, तो उस डिपेंडेंसी से हम आगे यूज नहीं कर रहे उसको। ई से हम क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए ऑलरेडी हमारे पास है तो उसकी भी कोई नीड नहीं है हमें। इसके बाद अगर आपके पास एफ है तो एफ की हेल्प से हम ई और जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई और जी हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम इसमें कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये सारे के सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स निकल गए। यही एट्रीब्यूट हमारे रिलेशन में है, जो एट्रीब्यूट्स हमारे रिलेशन में है वो हमने सब फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा कि जो हमारे पास क्लोजर सेट है बीडी का वो किसके इक्वल है, रिलेशन के इक्वल है। अगर जो इसेशनल एट्रीब्यूट है उसका क्लोजर सेट रिलेशन के इक्वल ही हो जाता है, तो इसका मतलब उस टेबल के अंदर एक ही कैंडिडेट की है, और वो कैंडिडेट की क्या है, बी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ए, यानी 1 एक कैंडिडेट की होगी यहां पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब 58 वाले क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पर यही वाला रिलेशन है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच यही दिए हुए हैं, लेकिन डिपेंडेंसी हमने थोड़ी सी चेंज कर दी। इस पंकज को ऐड कर लो,
ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी चेंज कर दी है, तो डिपेंडेंसी चेंज करके क्या पहले वाली और दूसरे वाली डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारे पास अलग है उस वाले से। ठीक है, क्या है पहले वाली में A to BC और CH to G। इन फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हमें A कॉलम की वैल्यू पता है तो हम B कॉलम और C कॉलम की वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं भाई क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इसका इसेंशियल एट्रीब्यूट चेक करेंगे, वो क्या होगा। तो राइट साइड में देखो A है हमारे पास, B भी है, ठीक है, C भी है, D नहीं है राइट साइड में यहाँ पे। तो पहली चीज होगी हमारे पास क्या, D। राइट साइड में हमारे पास क्या नहीं है, D नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास D। इसके बाद देखो E है क्या, E भी है, F भी है, G भी है, H भी है, बाकी सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंशियल एट्रीब्यूट क्या हुआ, D हुआ हमारे पास। एक ही इसेंशियल एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ये D। अब इस D का क्लोजर सेट निकाल के देखेंगे, तो D का क्लोजर सेट क्या होगा। D का क्लोजर सेट, D से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, D फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या और कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा D से, और कुछ हम यहां से देखो डिपेंडेंसी से लेफ्ट साइड में D है ही नहीं, यानी D से हम कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, कोई सी भी डिपेंडेंसी इस पे लग नहीं रही। तो मतलब ये हमारे पास रिलेशन के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब D जो है हमारे रिलेशन की कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, ये हमें यहां से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। भाई कैसे करेंगे, अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। देखो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर हम ये है हमारे पास रिलेशन है R A B C D E F G और H। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इसेंशियल एट्रीब्यूट है, ये तो हर कैंडिडेट की का पार्ट होगा, तो ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक रखेंगे। जो भी ग्रुप बनाएंगे इसको उस ग्रुप में जरूर लेके रखना है हमें, D को हर ग्रुप के साथ रखना। अब D के साथ ग्रुपिंग करेंगे बाकी एट्रीब्यूट्स की, तो ग्रुपिंग करके देखेंगे क्या क्या ग्रुप बनेगा। D के साथ A का ग्रुप बने तो AD हो गया, एक एक का ग्रुप बनाएंगे पहले सिंगल सिंगल का। ठीक है, मतलब D के साथ एक ही एट्रीब्यूट करेंगे तो AD बन जाएगा, BD बन जाएगा, CD बन जाएगा, DE बन जाएगा, DF बन जाएगा और DG बन जाएगा, इसके बाद DH बन जाएगा। ये हमारे पास ग्रुप बन गए। ठीक है, पेयर हमें करने हैं, पहले दो दो के पेयर करेंगे। अब इन पेयर की इसेंशियल, वो इन पेयर का क्लोजर सेट निकाल के देखेंगे। जिस भी पेयर का क्लोजर सेट रिलेशन के इक्वल हो जाएगा वही पेयर क्या होगा हमारे पास, कैंडिडेट की होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा यहाँ से AD के क्लोजर सेट से। AD के क्लोजर सेट का मतलब AD हमारे पास है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AD फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, AD से क्या निकल जाएगा, AD निकल जाएगा। अब इनमें से लगाइए यहाँ पे पहले वाली डिपेंडेंसी हम यूज कर सकते हैं। A हमारे पास है तो A से हम BC भी फाइंड आउट कर देंगे, तो हमारे पास हो गया ABCD। ठीक है, अब देखो B जो है, B से हम CFH निकाल सकते हैं। इस B की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, AB हमारे पास है, CB है हमारे पास, FH और आ जाएगा यहाँ पे, FH और आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो CB है हमारे पास, HB है, तो हम GB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे FHG कर दूं, या G इससे पहले ही आता है तो पहले लिख देते हैं हम। ठीक है, अगली लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास ABCDFG और H। अभी E फाइंड आउट नहीं हुआ हमारे पास, E बचा हुआ है। अच्छा ये तीनों होगी। अब देखो F से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, E और G। F है हमारे पास तो E फाइंड आउट किया जा सकता है, तो ABCDEFGH सारे के सारे आगे और देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास रिलेशन के इक्वल आ गया है। जब हमारे पास किसी भी पेयर का
क्लोजर सेट रिलेशन के इक्वल हो जाएगा, तो वो पेयर क्या होगा, कैंडिडेट की होगा। तो इसकी पहली कैंडिडेट की हमारे पास मिल गई, हमें क्या मिल गई, ए डी। फर्स्ट कैंडिडेट की होगी हमारे पास ए डी। अब जैसे एडी का निकाला ऐसे ही बाकी का पेयर हमें निकालना होगा। जब इसेशनल एट्रीब्यूट का क्लोजर सेट जो है हमारे पास कैंडिडेट की नहीं बनता, तो हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे लगते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ते ही हो जाते हैं 10 सेकंड में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है 1 मिनट 2 मिनट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है आगे। पहले पेयर को हमने देख लिया, ये कैंडिडेट की होगी। दूसरे पेयर पे आते हैं, बी डी पे। तो बी डी का क्लोजर सेट निकालेंगे, तो बी डी हमारे पास आ ही गया। बी डी से बी डी तो फाइंड आउट हो ही जाएगा। इसके बाद और क्या चीज फाइंड आउट हो सकती है बी डी से, तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लोगे आप अच्छे से, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सारे क्वेश्चन आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के कर लोगे, ठीक है। ध्यान से समझना, कौन सी लगेगी, बी है हमारे पास, ये वाली डिपेंडेंसी लगाते हैं बी डी से। तो बी हो गया, सी आ गया, डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब देखो C है हमारे पास और H है, C और H से G फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा B C D F G H, ठीक है। अब हमारे पास F है, तो F से हम E और G भी निकाल लेंगे। G तो है ही हमारे पास, E निकल जाएगा। तो B C D E F G H। अब हमारे पास बचे हैं यहाँ पर क्या, A और निकालना। तो E हमारे पास है, E से हम क्या निकाल सकते हैं, A फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया A B C D E F G H। तो इसका मतलब पूरा रिलेशन हमारे पास फाइंड आउट हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो BD है ये भी हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है। तो दूसरी कैंडिडेट की हमारे पास मिल गई यहाँ पे BD। अब अगले वाले को चेक करते हैं, CD को चेक करते हैं। तो CD का भी क्लोजर सेट निकालेंगे इसी तरीके से। CD का प्लस किया हमने, CD से क्या फाइंड आउट हो गया, CD हो गया, ठीक है। CD से CD फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम आगे निकाल सकते हैं। बताओ बेटा कौन सी वो लगेगी, हिमानी, यहाँ पे कौन से हम वो यूज कर सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेफ्ट साइड में सी या डी या सी डी है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो अकेला सी नहीं है, सी के साथ एच भी चाहिए, ये वाली तब चलेगी। ए हमारे पास नहीं है, बी नहीं है, ई नहीं है, तो मतलब कुछ हम आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब सी डी हमारे पास क्या, कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। अब सी डी कैंडिडेट की नहीं है, तो अगले वाले पे आते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डीई। तो डीई को लिख लो या ईडी लिख लो, आपकी मर्जी। तो हम डीई को हम चेक करते हैं। तो डीई में हमारे पास डी और ई आ गया। इसमें देखो कौन से वाली लगेगी, अब यहाँ पर ई वाली लगा देते हैं शुरू में ही। ई से ए फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये हो गया ए डी ई, ठीक है। ए से हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं। तो ए बी सी डी। देखो अब आपको ये क्लोजर सेट पूरा आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक दो को निकालेंगे, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी आगे। देखो आपको पता, जब आपके पास ए और डी मिल जाते हैं तो सारे ही निकल जाएंगे। तो हमारे पास ए और डी मिल गए इसमें, तो इसका मतलब सब निकल ही जाएंगे। यहाँ पे ए डी मिल जाओ या बी डी मिल जाओ, फिर तो सारे निकलने ही हैं। तो इसका मतलब इससे भी सारे निकल जाएंगे। आगे आपको ज्यादा वो लगाने की जरूरत नहीं है टाइम। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच सब बन जाएंगे इससे। इसका मतलब डी ई बी हमारे पास क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, हिमानी बेटा आप सही आ रही है वॉइस या? चलो, ये में भी एसी चलने पे थोड़ी बहुत हो जाती होगी। उस वीडियो में भी ऐसे ही हुई, बीच में एसी की विंडो एसी लगी हुई है, यहाँ पे तेज चलती है तो वो हो जाती है इसमें। चलो डी और एफ का हम यूज करते हैं। तो डी और एफ का क्या है, बेसिकली यहाँ पे डी और एफ आ गई हमारे पास। इससे बताओ कौन सी वाली लगेगी यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी। एफ वाली लगा देंगे,
एफ है हमारे पास, एफ से क्या निकाल सकते हैं, ई और जी, तो डी एफ या डी ई एफ जी हो गया। अच्छा ई से क्या निकल सकता है, ई से ए निकल जाएगा, तो ए डी ई एफ जी, तो ए डी हमारे पास हो गया, ए डी से तो हम सारी चीज ही निकाल लेते हैं, तो इस हमारे पास कैंडिडेट की होगी। तो 4 तो हमारे पास निकल गई, डी ई डी एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली देखते हैं डी जी वाले को। ठीक है, तो अगर आप 1 2 निकाल लेते हैं तो उससे ही आपको बाकी में हेल्प मिलती है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डी जी का क्लोजर सेट निकालेंगे, डी जी से डी जी। देखो लेफ्ट साइड में ना तो अकेला डी है, ना अकेला जी है, और ना ही इनका कॉम्बिनेशन है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नहीं करेंगे। डी एच की बात करते हैं, डी एच में भी ऐसे ही कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं निकलेगा। तो अब हमारे पास जब हमने 2 2 के पेयर बनाए तो हमारे पास ये 4 कैंडिडेट की निकल के आई हैं। तो अब जो कैंडिडेट की बन गई है, ठीक है, तो उनका पेयर नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि उनका पेयर कैंडिडेट की के साथ कोई भी कॉलम अगर आप ऐड कर देते हैं तो सुपर की बन जाती है वो। ठीक है, कैंडिडेट की मिनिमल सेट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में आ रहे हैं, ध्यान से समझना, हमने 2 के पेयर से कैंडिडेट की निकाली, अब जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में आ रहे हैं वो क्रॉस कर दो। यहां से ए को क्रॉस कर दिया, बी को क्रॉस कर दिया, ठीक है, डी को तो रखना है, डी क्योंकि इसेशनल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ई को क्रॉस कर दिया, एफ को क्रॉस कर दिया। अब जो बाकी बचे उनका पेयर बनाना हमें। ठीक है, हमारे पास अभी हमने पेयर बनाए थे 2 2 के, अब पेयर बनाएंगे हम कितने, 3 3 के पेयर बनाएंगे। ऐसे ही करते रहेंगे जब तक सारे पेयर नहीं बन जाते। भाई ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास जो है 3 के पेयर की कोई कैंडिडेट की हो, 4 की हो, 5 की हो, वो सब देखेंगे हम। लेकिन ए और डी का कॉम्बिनेशन से के साथ कुछ भी आए वो सुपर की बन जाएगी, क्योंकि ए डी पहले ही है। तो ये जो इसेशनल एट्रीब्यूट थे हमारे पास वो तो रखेंगे, उसके अलावा जो भी थे हमारे पास वो हमने क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब 3 का ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप क्या बनेगा बेटा, सी ले लेते हैं, और डी तो हर ग्रुप में रखना ही है, सी डी और जी ले लेते हैं। ठीक है, सी डी और जी ले लेते हैं, एक बार सी डी और एच ले लेते हैं, सी डी और एच। ठीक है, सी के साथ हो गया, अब ले लेते हैं डी एच जी ले लेते हैं, डी एच जी। और कौन सा ग्रुप बन सकता है, 3 का इनमें से यही ग्रुप बनेंगे। ठीक है, और तो कोई ग्रुप नहीं बन रहा हमारे पास, डी तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 3 ग्रुप बन के आए हैं। अब इन तीनों का क्लोजर सेट देखेंगे 1 बाय 1। सी डी जी का देखते हैं, सी डी जी से क्या निकाल सकते हो आप, वहां पे चेक करो, लेफ्ट साइड में है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी लग सकती है सी डी जी से, कोई भी नहीं लगेगी, सी डी जी निकलेगा, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सी डी एच क्या है, इससे क्या क्या लग सकते हैं हमारे पास, देखो डी हमारे पास लेफ्ट साइड में है ही नहीं, तो डी से कुछ हो ही नहीं सकता, अकेला सी भी नहीं है, अकेला एच भी नहीं है, तो इससे भी केवल सी डी एच ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डी एच जी की। तो डी एच जी ये भी है, ये भी देखो, इससे भी कुछ नहीं निकल रहा, मतलब इनमें से कुछ भी हमारे पास यूज का नहीं है। अब जब 3 का ग्रुप नहीं बना है तो कटिंग तो कुछ भी नहीं होगी इसमें से। अब 4 का ग्रुप बना के देखते हैं। ठीक है, 3 के से हमारे पास कुछ हुआ नहीं, 4 का ग्रुप क्या बन सकता है, 4 का एक ही ग्रुप बनेगा, सी डी जी एच, बस, इसके बाद कोई ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो सी डी जी एच का क्लोजर सेट क्या हो गया, सी डी जी एच। क्या इनसे कुछ निकल सकता है हमारे पास, बताओ। देखो ना तो सी है लेफ्ट साइड में, ना डी है, ना जी है, ना एच है, कुछ भी नहीं है, तो इससे भी कुछ फाइंड आउट नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये समझ लो कि बड़ी वैल्यू बड़ा कॉम्बिनेशन होने से, बड़ा ग्रुप होने से ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट की निकाल देगा। मेन है जो जरूरी एट्रीब्यूट है, चाहे वो छोटा ही हो चाहे अकेला, डी होता उससे भी हो जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा बी डी से ही हो गया, यहाँ पर भी 2 2 वाले से हो गया ग्रुप से, 3 और 4 वाले से नहीं हुआ। ठीक है, तो कितनी कैंडिडेट की आ गई, अब इसमें 4 कैंडिडेट की हमारे पास निकल के आई है। ठीक है, ए बी
और वो AD, BD और ED और FD, ये हमारे पास 4 कैंडिडेट की इसमें बनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4, यानी बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, 4 आंसर। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे इनके, जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, फिर उनके कॉम्बिनेशन से ही हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था 59 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा अगर कोई रिलेशन हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो किस में होना जरूरी है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी रिलेशन पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होती है कि कोई रिलेशन पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकंड में है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद BCNF आती है। BCNF का मतलब होता है पहले थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो, और फिर उसमें कोई भी एट्रीब्यूट, चाहे वो प्राइम हो या नॉन प्राइम हो, वो कैंडिडेट की से ही अगर निकल रहा तो सही है, हमारे पास जो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की से नहीं फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4NF जो है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए कहती है कि पहले रिलेशन BCNF में हो, उसके बाद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो। एक फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होती है, उसकी कंडीशन होती है कि हमारे पास रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद उसमें क्या होनी चाहिए, जॉइंट डिपेंडेंसी। तो जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो जब इनकी बात करते हैं सब में वो नहीं नोट में जाती है। तो जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें कहा जाता है कि उसमें जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस होती हैं। डायरेक्ट इनसे मैचिंग करने के लिए भी पूछा जाता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म किससे रिलेटेड है, फोर्थ किससे रिलेटेड है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और फिर जॉइंट डिपेंडेंसी, इस तरीके से चलती है। ये वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो दो तरह के एसक्यूएल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं जो पैटर्न मैचिंग के लिए हम यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। तो परसेंट होता है 0 और मोर कैरेक्टर को मैच करने के लिए, और अंडरस्कोर होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर, एक से ज्यादा अंडरस्कोर, जितने भी आप लगाओगे अंडरस्कोर उतने ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 इसमें कहा 0, 1 और मल्टीपल, यानी 0 और मोर की कंडीशन है, तो परसेंटेज वाला हम यूज करेंगे। लाइक ऑपरेटर के साथ इनका यूज करा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज रिजल्ट, इसमें असेंडिंग ऑर्डर के लिए पूछा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाना तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं या क्लोज यूज करते हैं, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई हमारे पास एक क्लोज होता है, और ये क्लोज आपको बताया हुआ कि ऑर्डर बाई क्लोज अगर कोई क्वेरी लगा रही किस पोजीशन पे लगता है, वो सबसे लास्ट में लगाया जाता है। ऑर्डर बाई के बाद में केवल लिमिट ही लग सकती है, लिमिट वाला क्लोज आ सकता है। लिमिट से हम ये चेक करते हैं कि हमें कितनी रोज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो पहली 2 करानी, लास्ट की 2 करानी, बीच में से करानी, तो वो हम लिमिट से कर सकते हैं। केवल लिमिट ही ऑर्डर बाई के बाद में आ सकता है, नहीं तो सेलेक्ट या फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग वगैरह कुछ भी आप यूज कर लो, वो सब इससे पहले ही आएंगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। ये जो अभी तक के क्वेश्चन थे हमने पहले भी पढ़े थे, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का नया क्वेश्चन कराया आपको अभी का। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन हम नए क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर ए, बी एंड सी आर द कैंडिडेट की इन ए रिलेशन स्कीमा ABCD। एक रिलेशन है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है, A, B, C और D। ये 4 एट्रीब्यूट है इस रिलेशन में,
और इसकी कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली, फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह सब हो गया। मान लिया रिजल्ट निकल के आया कि इसमें दो कैंडिडेट की है, एक कैंडिडेट की का नाम है ए बी और दूसरी का नाम है सी। ठीक है, तो आपको बताने इसके प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, बताओ क्या हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, ये जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी वगैरह ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वगैरह चेक करते हैं वहां पे इनका बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्मल फॉर्म में, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन होती है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिनसे कैंडिडेट की बनी है, ठीक है, जिनका यूज होकर या जिनसे मिलके कैंडिडेट की बनी है वो कहलाते हैं पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट। और ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की में यूज नहीं हो रहे वो कहलाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो देखो यहाँ पर ये कैंडिडेट है ए बी, तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज हुए, ए और बी, इन दो के कॉम्बिनेशन से ये बनी है। ये वाला कैंडिडेट की है सी, इसमें कौन सा एट्रीब्यूट हुआ है, सी यूज हुआ। तो ये ए बी सी जो है ये कहलाएंगे हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और नॉन प्राइम क्या होंगे, जो इसके अलावा जो भी बचे हैं इस रिलेशन में वो नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे एक ही है, वो है हमारे पास डी। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट की हो हमारे पास, चाहे वो सिंगल की हो या मल्टीपल की हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो जिन एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है उनको प्राइम एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करते हैं या हम बात करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी की, तो उनमें इनका यूज करा जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि अगर अल्फा टू बीटा हमारे पास कोई डिपेंडेंसी दी हुई है तो ये कहा जाता है कि अगर ये बीटा जो है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, कैसा है, नॉन प्राइम। जैसे इस वाले रिलेशन में नॉन प्राइम क्या है, डी। मान लिया फॉर एग्जांपल ये डी है, तो ये जो अल्फा है ये हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये वाला क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही तो ऐसी कंडीशन या ऐसी डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाती है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी, ये प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन वो कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए, बट नॉट सी के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि ए टू बी एक डिपेंडेंसी है तो ए यहाँ पे कैंडिडेट की क्या थी, ए बी और सी, ये दो कैंडिडेट की दी हुई है, तो क्या ए कैंडिडेट की है, नहीं, लेकिन ये प्राइम एट्रीब्यूट है, तो मतलब इसमें क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है यहाँ पर। ठीक है, यानी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की से अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो रहा है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। अगर मैं कहूं कि बी से डी लिखा हुआ है तो बताओ ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी, बी से डी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम, तो ये भी हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी होगी क्योंकि बी भी क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की है, तो ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अगर मैं कहता हूं कि सी से डी फाइंड आउट कर दे, सी से डी वाली नहीं होगी बेटा। देखो सी प्राइम है, ये नॉन प्राइम है, ठीक है, कंडीशन तो हो रही इधर प्राइम इधर नॉन प्राइम है, लेकिन कंडीशन में हमने ये भी कहा कि ऐसा प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की नहीं हो। ये जो सी है ये अपने आप में भी कैंडिडेट की है, सी अपने आप में क्या है, कैंडिडेट की है, तो इसका मतलब ये वाली हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर किसी उसमें डिपेंडेंसीज में ये आ गई तो वो हमारे पास पार्शियल रहेगी, सी टू डी नहीं होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर मैं कहता हूं कि ए टू बी लिखा हुआ है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, नहीं है भाई। पार्शियल डिपेंडेंसी में राइट साइड वाला नॉन प्राइम होना चाहिए, तो बी नॉन प्राइम थोड़ी है, नॉन प्राइम तो इसमें केवल डी है। जब तक राइट साइड में डी नहीं होगा तो पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई मतलब ही नहीं। पहले तो राइट साइड वाला ही देखना हमें क्या है, राइट साइड में नॉन प्राइम होगा तभी लेफ्ट साइड की बात करी जाएगी। ठीक है, तो वो भी हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63। ये डिपेंडेंसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये भी। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी, जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है
तो उन पे कुछ रूल्स लगते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो कुछ रूल दिए हैं, उसमें दो तरह की उन्होंने एक्सोमी बनाई, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो एक्सोमी है उनको एक्सोमी बोलते हैं, सेकेंडरी वाले को बेसिकली रूल्स बोल देते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी रूल्स। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, एक ऑग्यूमेंटेशन रूल होता है, एक रिफ्लेक्सिविटी का होता है हमारे पास, एक ट्रांजिटिविटी का होता है। ये प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? एक तो ये ऑग्यूमेंटेशन रूल होता है, ये प्राइमरी में आता है। एक हमारे पास रिफ्लेक्सिविटी का रूल होता है, ठीक है, वो भी प्राइमरी रूल है। और एक हमारे पास ट्रांजिटिविटी का होता है, ये प्राइमरी रूल है। बाकी जो ये लिखे हुए डिकम्पोजिशन हो या कंपोजिशन हो या यूनियन हो या सूडो ट्रांजिटिविटी हो, ये सब हमारे पास सेकेंडरी रूल में आते हैं। अब ये इसने बताया कि आप जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनको देख के किस तरह से कुछ चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, उनके बारे में है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है तोड़ना किसी चीज को। कंपोजिशन मतलब जोड़ना, डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। ऐसे ही ऑग्यूमेंटेशन का मतलब भी होता है हमारे पास कुछ ऐड कर देना, उसके साथ लगा देना, ठीक है। डीकम्पोजिशन मतलब अलग अलग चीजें हैं उनको इकट्ठा कर देना, ठीक है। ऑग्यूमेंटेशन मतलब एक चीज के साथ ही कोई दूसरी चीज अटैच कर देना। यूनियन रूल आप जानते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, मल्टीपल चीज का यूनियन करना। तो इससे ही हमारे पास कुछ पहले जो आपको डायरेक्टली आपको पता ही है, मान लिया इसके बारे में नहीं पता, तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से मैचिंग वाले कर सकते हैं, कुछ चीजें हमें पता है जैसे। तो डी यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, ये वाले को समझते हैं। यहाँ पे ए से ये कह रहा कि अगर हमारे पास ए है और हम उससे बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट दिया हुआ ए, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बी और सी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहा कि आप अकेले ए से अकेला बी भी फाइंड आउट कर सकते हो और अकेले ए से सी भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यही तो बात है, सेम ही बात है यहाँ पे कि अगर कोई डिपेंडेंसी ए टू बी सी लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप ए की हेल्प से बी भी निकाल रहे, ए की हेल्प से सी भी निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर रहे हैं, यानी आपने एक चीज को इधर को डिकम्पोज करके दो चीजों में कन्वर्ट कर दिया है, दो चीजों में निकाल दिया। तो इसी रूल को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रूल बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, राइट साइड वालों को डिकम्पोज किया जा सकता है, लेफ्ट साइड वाले डिकम्पोज नहीं होंगे। लेफ्ट साइड वाले तो डिटर्मिनेट है, इससे तो हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। राइट वाले डिपेंडेंट होते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास मैं कहूं कि ए बी से आप सी फाइंड आउट कर सकते हो, तो क्या ए से सी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या बी से सी फाइंड आउट कर सकते हैं? ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? ये कह रहा कि अगर ए और बी दोनों होंगे हमारे पास तभी हम सी निकाल सकते हैं, अकेले से नहीं निकाल सकते। लेकिन ये कह रहा अकेले ए से बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। तो भाई इसका मतलब अगर हमें बी की जरूरत हो तब हम बी निकाल रहे, जब सी की जरूरत तब हम सी निकाल रहे, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रूल बोलते हैं। अब देखो, जैसे ही डीकम्पोजिशन है, अलग अलग तोड़ दिया, ऐसे ही अभी बताया ऑग्यूमेंटेशन मतलब कुछ अटैच कर देना। तो यहाँ पे ऑग्यूमेंटेशन रूल है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, ए से आप बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ए है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बी फाइंड आउट कर सकते हो। जब किसी काम को कोई अकेला बंदा ए कर लेगा तो ए के साथ कुछ भी लगा दो तो वो भी काम हो ही जाएगा ना, अकेला ए जब कर सकता है। तो इसने कहा अगर मैं ए के साथ सी को बैठा दूं तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी तो निकाल ही रहा था, अब सी भी हमें पता है तो सी भी बता देंगे हम क्या है। तो इधर भी सी ऐड कर दिया, इधर भी सी ऐड कर दिया, तो बात बराबर ही है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑग्यूमेंटेशन रूल बोलते हैं, ठीक है। ए से बी अगर निकाल सकते हैं तो ए के साथ लेफ्ट में राइट में कुछ भी ऐड कर दो, सेम चीज अगर ऐड करेंगे तो वो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो ये रूल क्या कहलाता है, ऑग्यूमेंटेशन रूल कहलाता है। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन मतलब दो अलग अलग चीजें, उनको हम कंबाइन कर रहे। तो देखो, जैसे इसमें क्या है कि अगर आप ए से बी निकाल सकते हो
और ए से सी निकाल सकते हो। ए है हमारे पास, उससे हम बी की वैल्यू बता सकते हैं और ए से हम सी की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो इसका मतलब ए से हम बी और सी दोनों की वैल्यू बता सकते हैं। यही तो हो गया इसका मतलब। अगर हमारे पास ए है तो हम बी की भी बता रहे, सी की भी, तो 2 लाइन में लिखने की जगह आप इसको 1 लाइन में ऐसे लिख सकते हो। तो ये डिकम्पोजिशन और यूनियन एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करा जा रहा तो ये हो गया, इसका उल्टा कर देंगे तो यूनियन बन जाएगा, ऐसे ही डिकम्पोजिशन। तो यूनियन के लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो गया। अब बचा ये सूडो ट्रांजिटिविटी, ये एक ही बचा है, इसमें यही हो जाएगा आंसर। इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है अगर आप ए से बी फाइंड आउट कर सकते हो और बी और सी की हेल्प से डी फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये बताओ क्या ए सी की हेल्प से आप डी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ठीक है, ए और सी की हेल्प से डी फाइंड आउट हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे इसको समझते हैं क्लोजर सेट निकाल के, जैसे हमने करा था तो ऐसे ही समझते हैं कि ए से मैं बी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ए से क्या निकाल सकता हूँ? बी निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैं B और C से D भी निकाल सकता हूँ, B और C की हेल्प से D भी निकाला जा सकता है, तो हमें ये बताना A और C की हेल्प से क्या D निकल सकता है। तो आप कोई किसी चीज से कोई चीज निकल सकती है क्या, तो वो उसके क्लोजर सेट से पता चलती है। क्लोजर सेट हमें ये बताता है कि हम उस चीज से क्या क्या फाइंड आउट। तो AC का क्लोजर सेट निकाल कर देख लो, अगर AC के क्लोजर सेट में D आ रहा है तो इसका मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो AC का क्लोजर सेट निकाला तो AC आ गया हमारे पास पहले। तो अब A की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? B निकाल सकते हैं, तो ये बन गया ABC। अब B और C की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? D निकाल सकते हो। BC हमारे पास है तो ये हो गया ABCD। इसका मतलब D फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जो है AC से क्या निकाल सकते हैं? D निकाल सकते हैं, मतलब सही लिखा हुआ है। तो इसने शॉर्ट में बता दिया, यहाँ पे ये रूल बना दिया है, इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। कि अगर A से BC निकाल सकते हैं, वो A से B निकाल सकते हैं और BC से CD निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ पे A और C को कंबाइन करने से हम D भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से रूल हो गए या आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सोमी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर मैच कर लेंगे। पहले वाले का P है, दूसरे वाले का R है, तीसरे वाले का Q है और चौथे वाले का S है। यहाँ पे आंसर में देखते हैं कौन से वाला मैच हो रहा। पहले का P, दूसरे का R, तीसरे का Q, चौथे का S, पहले वाले ऑप्शन में ही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा।